चैनल और रिवर्स ऑफ इंडिया की सीरीज में आज हम अपना एक नया रिवर सिस्टम शुरू कर रहे हैं, दैट इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। लास्ट की क्लासेस तक हमने रिवर्स ऑफ इंडिया में हिमालयन रिवर सिस्टम कवर कर लिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बेसिस ऑफ सोर्स यानी कि उद्गम के आधार पर अगर हम भारत में जो नदियां हैं उन्हें बांटे तो दो तरह के सिस्टम हमें मिलते हैं। एक वो जो हिमालय से निकल रही है जिन्हें हम हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हैं, और दूसरे वो जो प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है जिन्हें हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो हिमालयन रिवर सिस्टम देख सकते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट भी है जिसमें हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को इन डिटेल कवर किया है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो जो प्रायद्वीपीय पठार से नदियां निकलती हैं वो दो तरह की नदियां हैं। एक वो जो अरब सागर में गिरती हैं और दूसरी वो नदियां जो कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इसी बेसिस पर हमने उन्हें दो कैटेगरी में बांटा है। एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और कहाँ जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं, और दूसरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि वो नदियां जो पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि प्रायद्वीप से निकलने वाली वो नदियां जो पश्चिम की तरफ बहेंगी और कहाँ जाकर मिल जाएंगी, अरब सागर में जाकर मिल जाएंगी। तो एक बार नदी देख लेते हैं। अगर हम नदियों की बात करें जो हमें पढ़नी है वो है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। साथ साथ एक और नदी पढ़ेंगे आज हम, लूनी, जो अरब सागर में तो नहीं मिलेगी लेकिन हाँ वो भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है। साथ साथ और भी बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती है, लेकिन वो बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी नहीं, पर हाँ ये कि 80 to 100 किलोमीटर्स की उनकी लेंथ है और वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे केरल में अगर हम जब देखेंगे तो मेन प्रोमिनेंट रिवर्स ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या क्या है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा लूनी नदी गल्फ ऑफ खंबात या अरब सागर में आकर नहीं मिलती, वो यहीं गायब हो जाएगी, उसे हम आगे देखेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो एक और बात यही समझ लो, जो नर्मदा, तापी, माही और साबरमती की हम बात करेंगे, ये चारों की चारों नदियां अरब सागर में तो गिरती हैं, लेकिन अरब सागर में भी कहाँ गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। ध्यान दीजिए कहाँ आकर गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात है जिसे आप गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। दो गल्फ हैं, गुजरात, आपका मैप देख समझ में आ रहा होगा, ये गुजरात है। दो गल्फ है, एक कच्छ की खाड़ी है और एक खंबात की खाड़ी है। तो ध्यान रखना ये कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती, कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी नदी पढ़नी है, कहाँ गिरेंगी जाकर, अरब सागर में तो गिरेंगी लेकिन अरब सागर में कहाँ, गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरेंगी। चलो तो अब शुरू करते हैं सबसे पहली नदी से, जो क्या है हमारी नर्मदा नदी या नर्मदा रिवर जिसे आप कह सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, आगे मैप्स आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नर्मदा कैसे कैसे फ्लो करती है। तो नर्मदा की अगर हम बात करें तो यहाँ से फ्लो कर रही है, एमपी में ये फ्लो करती है, साथ साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है और फिर गुजरात में जाकर ये लास्ट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखना नर्मदा रिवर डिटेल में अभी पढ़ेंगे, उससे पहले दो चीजें समझ लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी को समझने के लिए हमें दो रेंज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो कौन कौन सी है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज। वैसे तो हम विंध्य और सतपुड़ा रेंज को डिटेल में कवर अप कर चुके हैं जब हमने माउंटेन्स और पीक्स की बात करी थी और साथ साथ वाटर डिवाइडिंग रेंज की भी बात करी थी, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे ताकि नर्मदा और ताप्ती का जो रूट है कि कैसे वो फ्लो करती है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले विंध्य और सतपुड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने विंध्य और सतपुड़ा उतना ही दिखाया है जितना आपको नर्मदा और ताप्ती समझने की जरूरी है। ओके चलो सबसे पहले अगर हम विंध्य की बात करें तो विंध्य का अगर हम पूरा देखें तो ये गुजरात है, दिस इज एमपी एंड दिस इज महाराष्ट्र, और ये मैप है छत्तीसगढ़। ओके 4 स्टेट्स की हमें जरूरत है और वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। विंध्य की अगर हम बात करें तो गुजरात स्टेट में है विंध्य, उसके बाद एमपी में आता है और फिर ये आगे एक्सटेंड कर दे हम इसे तो ये यूपी बिहार तक जाता है। हमें अभी उसका काम नहीं है, इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। वहीं अगर हम सतपुड़ा रेंज की बात करें तो सतपुड़ा कहाँ पर है, गुजरात, फिर ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फैला हुआ है और फिर लास्ट में ये छत्तीसगढ़ और एमपी और महाराष्ट्र का तीनों का एक साथ मिलकर बॉर्डर बना रहा है। आपको दिख रहा होगा ये आसानी से। चलिए
तो ये तो बात हो गई विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज की, डिटेल अभी आगे देख लेंगे थोड़ा सा। और अब बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में। अगर हम नर्मदा और ताप्ती दोनों को एक बार समझ लीजिए, फिर हम बाद में बाकी जो भी फैक्ट्स हैं नर्मदा से रिलेटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, फिर चाहे वो नर्मदा के हो ताप्ती के हो, वो सारे एक साथ कवर कर लेंगे। पहला काम क्या है कि हम समझ जाएं कि नर्मदा क्या है, टर्म से फेमिलियर हो जाएं। नर्मदा क्या है, ताप्ती क्या है, विंध्य कहाँ से कहाँ तक फैलता है, सतपुड़ा कहाँ है, कहाँ से नर्मदा निकलती है, कहाँ से ताप्ती निकलती है। तो पहले हम इन सारे फैक्ट्स को जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां एक दूसरे के पैरेलल ही फ्लो करती हैं, इसलिए दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करूंगी। और ध्यान दीजिएगा, साथ साथ जहां पर मैं फिंगर पॉइंट आउट करूंगी उस चीज को ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने विंध्य और सतपुड़ा देख लिया, अब हम आ जाते हैं नर्मदा के पास। तो अगर हम नर्मदा की बात करें तो देखो यहाँ पर एक लोकेशन दिख रही होगी आपको, अमरकंटक। ओके, यहाँ अमरकंटक क्या है, ये एक अमरकंटक प्लेटो है जो एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, और यही अमरकंटक पहाड़ियां हैं उस प्लेटो पर जिससे हमारी नर्मदा नदी निकलती है। ओके, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा अमर है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, नर्मदा क्या है, अमर है, या कह लीजिए नर अमर है। ओके, चलिए, तो नर्मदा हमने अमरकंटक से निकाली। अमरकंटक से निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि विंध्य और सतपुड़ा के पैरेलल फ्लो कर रही है। ओके, फिर उसके बाद ये आती है पूरा फ्लो करती हुई, और लास्ट में ये एमपी में फ्लो करने के बाद महाराष्ट्र और एमपी का थोड़ा बॉर्डर बनाती है। ये क्या है, बॉर्डर बन रहा है एमपी और महाराष्ट्र का। ओके, उसके बाद जब ये एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर बना देती है, फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर बनाती हुई गुजरात में एंटर करती है, और उसके बाद भड़ौत सिटी, भड़ौत के पास जाकर ये गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई होप पूरा रूट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मेरे साथ देखिए, और जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए कहाँ से निकली नर्मदा मेरी, अमरकंटक से निकली। याद कैसे किया कि नर क्या है, अमर है। ओके, नर अमर है, और उसके बाद ये विंध्य और सतपुड़ा के पैरेलल फ्लो करती हुई कहाँ पर आएगी, एमपी पार करेगी पूरा, और फिर लास्ट में एमपी और महाराष्ट्र जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर बॉर्डर बनाएगी एमपी और महाराष्ट्र का। उसके बाद थोड़ी दूर पर गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती हुई गुजरात में एंटर करेगी। ये जो पार्ट है ये कहाँ पर है उसका, गुजरात में है। गुजरात में एंटर करेगी और भड़ौत के पास आती हुई ये कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों में एक जगह है मुल्ताई, जो कहाँ पर है, एमपी स्टेट में है मुल्ताई, यहाँ से निकलती है। उसके बाद ये फ्लो करती है एमपी में, देन कमिंग ऑन टू द महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र ट्रेवल करती हुई गुजरात में एंटर करती है, और गुजरात में सूरत सिटी के पास जाकर ये कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात या कह लीजिए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई होप कि दोनों का पूरा रूट समझ में आ गया होगा। मुल्ताई से निकलती है ताप्ती, और अमर से निकलते हैं नर, यानी कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगर हम इन दोनों के स्टेट्स की बात करें कि ये किस किस स्टेट में बहती हैं, तो जो नर्मदा नदी है ये सब अभी एक बार और रिवाइज होगा, तो डोंट वरी, अभी फिगर से समझो ताकि एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए और आप वर्ड से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाए। चलो, अब अगर हम नर्मदा नदी के स्टेट्स की बात करें तो नर्मदा एमपी में बहती है और गुजरात में, दैट्स अ मेन लाइफलाइन ऑफ एमपी और गुजरात कही जाती है नर्मदा। लेकिन साथ साथ ये महाराष्ट्र स्टेट में भी बहती है, लेकिन स्टेट के अंदर नहीं, जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। नर्मदा एमपी और गुजरात की तो लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र स्टेट में भी बहती है, लेकिन स्टेट के अंदर नहीं, स्टेट के बॉर्डर पर। जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर वो एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर बना रही है, और यहाँ पर वो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है। वहीं अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती मेरी एमपी में फ्लो करती है, फिर महाराष्ट्र में, और फिर गुजरात में। यहाँ पर वो स्टेट्स के अंदर फ्लो कर रही है, इवन इन दी महाराष्ट्र। लेकिन नर्मदा महाराष्ट्र के अंदर नहीं बहती, सिर्फ और सिर्फ उसके बॉर्डर पर बहती है, जब वो एमपी से बॉर्डर बना रहा होता है महाराष्ट्र तब, और जब महाराष्ट्र गुजरात से बॉर्डर बना रहा है तब। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ये सतपुड़ा को ही अगर हम आगे ले जाते हैं तो वो मैकाल पहाड़ियां कहलाती हैं, जिसे अभी हम आगे एक बार और देखेंगे। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें विंध्य और सतपुड़ा के बारे में भी जान लेते हैं।
अगर हम विंध्य की बात करें तो इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू नर्मदा वैली, नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल बह रहा है। अभी आपने देखा भी होगा विंध्य का है बिल्कुल नर्मदा के घाटी के पैरेलल ही बह रहा है, या पैरेलल ही पूरा एक्सटेंड है पूरा। साथ साथ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, और किस स्टेट में? गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, इस स्टेट में विंध्य फैला हुआ है। लेकिन हमने अभी विंध्य जो पढ़ा वो सिर्फ गुजरात और एमपी वाला पार्ट पढ़ा, क्योंकि उतने में ही हमारा काम बन गया था। ओके, उतना ही पढ़ेंगे जितने की जरूरत है, ज्यादा काम नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें विंध्य को लेकर, तो विंध्य को अगर मैं और पूरब की तरफ बढ़ा दूं, यानी कि जब हम उसे यूपी बिहार में ले जाएंगे तो वहां पर उसे वो भारनेर और कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये विंध्य के ही नाम है दूसरे दूसरे राज्यों में। साथ साथ विंध्य एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। हमने देखा भी था कि प्रायद्वीपीय नदियों के लिए जो वाटर डिवाइड है उसमें एक विंध्य भी है। तो विंध्य क्या है? वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। गंगा रिवर सिस्टम और रिवर सिस्टम जो है साउथ इंडिया का, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ऊपर कौन कौन सी नदियां निकलेंगी, चंबल, केन, बेतवा, सोन। जिसने हिमालयन रिवर्स पढ़ी होंगी उसे ये पता होगा वो, और साथ में नीचे कौन सा रिवर सिस्टम आ रहा है? साउथ इंडिया का रिवर सिस्टम। तो अब क्लियर हो रही है सारी बातें, इमेज देखकर और अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये तो बात हुई विंध्य की। अब सतपुड़ा की बात अगर हम करें तो जो सतपुड़ा का नाम है ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 7 माउंटेन्स की एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। जहाँ पे 60 का मतलब क्या है? 7, और पुड़ा का मतलब क्या है? माउंटेन्स। ये कैसे चलता है? ये साउथ ऑफ विंध्य है, देखा था अभी इमेज में हमने कि विंध्य के साउथ में सतपुड़ा आ रहा है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, सतपुड़ा कहाँ है? विंध्य के साउथ में है, और नर्मदा और तापी नदी के बीच में। ये भी कह सकते हैं हम, दोनों बातें ठीक हैं। सतपुड़ा कहाँ है? किसी को बताओगे कि सतपुड़ा कहाँ है तो कैसे बताओगे कि सतपुड़ा कहाँ है? भाई विंध्य के साउथ में चले जाओ तो सतपुड़ा मिल जाएगा, या फिर क्या कह सकते हो कि नर्मदा और तापी नदी के बीच में भी हमें क्या मिलेगी? सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पहाड़ियां हमें मिल जाएंगी। तो ये तो बात हो गई हमारे सतपुड़ा की। साथ साथ बिटवीन नर्मदा और ताप्ती है, पैरेलल है, रफली पैरेलल कह सकते हैं। साथ साथ ये 900 किलोमीटर के करीब फैला हुआ है, और अगर हम जैसे विंध्य को पूर्व की तरफ ले जाते हैं तो वो भारनेर और कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मैं जब सतपुड़ा को पूर्व की तरफ बढ़ाऊंगी तो वो महादेव और मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें से मैकाल पहाड़ियां भी मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। तो आई होप कि आप सतपुड़ा और विंध्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ताप्ती कहाँ से होती है, ये सब समझ में आ गया होगा। अभी ने एक एक बार जल्दी से दोबारा से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, नर्मदा नदी का ओरिजिनेशन देखा था हमने, जल्दी से बोलो नर क्या है? जल्दी से, नर अमर है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी। ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई जहां से हमारी नर्मदा नदी निकल रही है। वहीं नर्मदा हमने देखी कि कहाँ आकर गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? भड़ौर सिटी के पास आकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बात हो गई इसके ओरिजिनेशन की और इसके एंड की। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो नर्मदा से रिलेटेड पेपर में पूछ ली जा सकती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो चलो, अगर नर्मदा की बात करें तो ये ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। आप देख ही सकते हैं विंध्य जा रहा है, बिल्कुल मिड में पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। साथ साथ इट इज वन ऑफ द 3 मेजर रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विद तापी और माही। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये तापी और माही के साथ। ऑब्वियसली हमने देख लिया कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है विद द लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर। सबसे बड़ी पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारी नर्मदा। और कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से स्टेट से बहती है? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से, जो हमने देखा ही था, जिसमें ये एमपी महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है और फिर महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर बनाती है। ओके, सिंपल सी चीजें थी। अब अगर हम इसकी और बात करें तो जो नर्मदा है ये एक रिफ्ट वैली में बहती है, जो कहाँ है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। देखो, थोड़ा सा रिफ्ट वैली समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट है, रिफ्ट वैली क्या है? देखो, जब भी दो प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जानते ही होंगे आप, कभी अगर कंसेप्ट की क्लास होगी तो हम वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्ट वैली अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, तो इनके बीच में एक घाटी वाला स्ट्रक्चर, एक वैली स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। मतलब बीच वाला हिस्सा धंस गया। इन शॉर्ट रिफ्ट वैली कैसे समझाओगे कि जो ऊपर वाले दो हिस्से थे वो ऊपर उठ गए हैं और नीचे क्या हो गया है, एक धसाव हो गया है। आप देख सकते हो, देखो दो माउंटेन्स ऊपर उठ गए हैं और बीच में क्या बन गया है, डाउन हो गया है, यानी कि बीच में गहराई बन गई है, डेप्थ बन गई है, या एक वैली स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये हो गए नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा, और बीच में कौन सी नदी आ गई, हमारी नर्मदा नदी आ गई। तो आसानी से रिफ्ट वैली समझ में आ गया। रिफ्ट, और रिफ्ट का अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो रिफ्ट का मतलब होता है अलग होना, अपार्ट होना। ठीक है, तो रिफ्ट अपार्ट हो गया है, मतलब दो प्लेट्स थी, दोनों अलग हो गई और बीच में क्या हो गया, एक गड्ढा बन गया है, एक वैली स्ट्रक्चर बन चुकी है। एक फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सपोज एग्जाम्पल पे समझ लो, ये क्या है, विंध्य हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए और बीच में क्या बन गई है, एक वैली बन गई है, जिसमें हमारी कौन सी नदी फ्लो कर रही है, नर्मदा नदी फ्लो करती है। साथ साथ क्योंकि हार्ड रॉक्स मिलते हैं तो ये वाटरफॉल बनाएंगी ही, पता है हमें। तो देखो वाटरफॉल जो नर्मदा बनाती है ये बहुत ही फेमस है, दैट इज धुआंधार वाटरफॉल। कई बार पेपर में पूछा गया है कि धुआंधार वाटरफॉल या धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है। और कहाँ बनाती है, भेड़ाघाट में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ठीक, साथ साथ क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं और हमने देखा था कि ये नॉन पेरिनियल है, साल भर इनमें पानी नहीं रहता, इसीलिए जो नर्मदा का जो वाटर फ्लो है वो काफी अनबैलेंस्ड है, मतलब हमेशा एक समान पानी उसमें नहीं रहता। जहां सबसे कम पानी उसे मिलता है जनवरी से जुलाई में, अगर हम नर्मदा नदी को देखेंगे तो वो अपने सबसे लोअर स्टेज पे होगी पानी के, और मैक्सिमम पानी उसे कम होता है उसमें अगस्त और अक्टूबर, अगस्त से लेकर अक्टूबर में। क्यों, सीधी सी बात है, मानसून पे डिपेंड है। जुलाई अगस्त में जब मानसून आता है तो इनमें पानी आ जाएगा। वहीं इनकी ट्रिब्यूटरीज, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा इज तवा रिवर। एक क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी, जो सबसे लंबी सहायक नदी है नर्मदा की, वो कौन सी है, तवा नदी है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्ड आ गया है तो यही बता देते हैं। ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों में इस जो पश्चिम की तरफ प्रायद्वीपीय नदियां बह रही हैं, इनकी सहायक नदियां इतने ज्यादा अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक आधी इंपॉर्टेंट होगी उसे हम क्लास में कवर अप कर लेंगे। जैसे हमने नर्मदा की एक सहायक नदी याद कर ली, तवा, जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। रेस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हिमालयन रिवर्स में तो हमें सारी याद करनी पड़ती थी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन प्रायद्वीपीय सिस्टम में साथ साथ उसमें जो पश्चिम की तरफ बह रही है उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना सहायक नदियों के बारे में, बस एक दो चीजें याद करनी है तो वो हम क्लास में कवर अप करते रहेंगे। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा कौन सी है, तवा रिवर, बस हमें इतना ही याद रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई नर्मदा के बारे में। अब नर्मदा पे कुछ डैम प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, कुछ डैम्स जो बने हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे डैम्स हैं लेकिन कुछ थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। दैट इज सरदार सरोवर, बहुत ज्यादा फेमस है, गुजरात में है। वहीं महेश्वर है, ओमकारेश्वर, नर्मदा सागर डैम और तवा डैम जो उसकी सहायक नदी तवा पर ही बना हुआ है, एंड बारगी डैम। तो इतने ही डैम्स बस याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो डैम्स हैं जो कई बार अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पर, जो क्या है, ताप्ती। याद करिए, हमने फ्लो देखा था, ताप्ती कहाँ से निकल रही थी, कैसे जा रही थी, कहाँ जाकर गिरती थी। तो बस अब ताप्ती जल्दी से कवर अप कर लेते हैं, ताप्ती को भी। अगर हम ताप्ती की बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको फटाफट से देख लेते हैं। ताप्ती सतपुड़ा रेंज में कहाँ से, मुल्तई, एमपी के मुल्तई से निकलती है, फिर एमपी में फ्लो करती है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में आती है, सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। राइजेस फ्रॉम मुल्तई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, और ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है सूरत के पास। ध्यान रखिएगा, सूरत पे ताप्ती है और भड़ौच पर हमें क्या मिलेगा, नर्मदा नदी मिलेगी। साथ साथ ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और इसकी लेंथ कितनी है, 7 to 4 किलोमीटर। तो सारी चीज हम एक बार देख चुके थे पहले भी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की सहायक नदी और उसके डैम्स की। जैसे हमने नर्मदा की सहायक नदी और डैम्स देखे, उसी तरह इसकी भी बात करते हैं। तो ये जो मेन लाइन जा रही है दैट इज योर ताप्ती रिवर। ओके, अब अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए, पूर्णा नदी है, बहुत फेमस है पूर्णा नदी। किसकी सहायक है, पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक है।
वहीं दूसरी है गिरना नदी, ये भी ताप्ती की सहायक है, और एक है पंजरा नदी, ये भी ताप्ती की सहायक। यही 3 मेन फेमस इसकी सहायक नदियां हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्णा नदी, गिरना नदी और पंजरा नदी। वहीं अगर हम ताप्ती पे डैम्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट डैम अगर कोई है ताप्ती पे, जैसे नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम है, ऐसे ही ताप्ती का जो सबसे इम्पोर्टेंट डैम है वो क्या है, उकाई डैम। ओके, जो ताप्ती पर है। वहीं गिरना डैम की अगर हम बात करें तो ये उसकी सहायक नदी गिरना पर बना हुआ है, और एक है हथनूर डैम। तो ये 3 ही डैम फेमस हैं, जिसमें से उकाई डैम बहुत ही ज्यादा फेमस है। गिरना तो याद हो जाएगा, गिरना गिरना नदी पर है, और गिरना किसकी सहायक है, ताप्ती नदी की सहायक है। लेकिन उकाई डैम फेमस है और ये कहाँ पर है, ताप्ती नदी पर बना हुआ है। तो चलो ये तो बात हो गई ताप्ती नदी की। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट नदी पर, दैट इज माही रिवर। हमने नर्मदा और ताप्ती देख ली हैं, दोनों ही जो किधर से जा रही थी, विंध्य से पैरेलल चल रही थी नर्मदा, और तापी जो थी वो सतपुड़ा के पैरेलल जा रही थी। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर पर, दैट इज माही, जो कहाँ आकर गिरेगी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में। लेकिन ये निकलती कहाँ से है, अगर हम बात करें तो अभी तक जो नदियां हमने देखी, जैसे नर्मदा और तापी देखी, तो ये विंध्य के पैरेलल थी या फिर सतपुड़ा के पैरेलल थी। लेकिन जो माही नदी है ये हमारी विंध्य से ही निकलती है और फिर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद एक बेंट लेती है साउथ की तरफ, और फिर आकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर हम इसके स्टेट्स की बात करें तो एमपी, क्योंकि विंध्य से निकल रही है तो ऑफकोर्स एमपी तो होगा ही, एमपी हो गया। उसके बाद ये राजस्थान में भी जाती है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जाती है, और फिर ये राजस्थान में ही जाने के बाद एक बेंट लेती है और फिर गुजरात होती हुई लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्योंकि अगर खंबात की खाड़ी में जाना है तो गुजरात तो पार करना ही पड़ेगा। तो 2 स्टेट तो याद हो गए, विंध्य से एमपी हो गया और खंबात की खाड़ी से गुजरात हो गया। बचा कौन सा स्टेट, राजस्थान, जिससे अभी हम एक और चीज फैक्ट पढ़ेंगे तो उससे राजस्थान भी याद हो जाएगा। तो माही 3 स्टेट से जाएगी, गुजरात, राजस्थान और एमपी से। चलो अब थोड़े से फैक्ट्स अगर इसके बारे में देखें तो विंध्य से निकलती है। स्पेसिफिक हिल्स का नाम अगर बताना है तो वो क्या है, माहीकंठा हिल्स। जैसे नर्मदा के लिए अमरकंटक था, सतपुड़ा में मुलतई जो हमने देखी थी, एमपी में ताप्ती के लिए। सिमिलरली खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो हम जान ही चुके हैं, 3 स्टेट से जाती है, राजस्थान, गुजरात और एमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट माही रिवर, ध्यान से देखना, दैट इट रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। 2 बार ये कर्क रेखा को काटती है। एक ऐसी नदी, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कोई ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है, माही रिवर। कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात और एमपी में इसका पूरा फ्लो आप देख सकते हैं। साथ साथ राजस्थान कैसे याद करोगे, मैंने बताया था, गुजरात तो याद हो गया गल्फ ऑफ खंबात से, आपको विंध्य से याद हो गया कि ये एमपी में होगी। लेकिन राजस्थान कैसे याद करोगे, जो माही बजाज सागर डैम इस नदी पर बनाया हुआ है वो कहाँ बना है, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। तो अब देखो तीनों स्टेट याद हो गए, तीनों का मैंने वो भी बता दिया लिंक कैसे आप उनको याद करोगे। खंबात की खाड़ी से गुजरात याद हो गया, विंध्य से एमपी याद हो गया, और माही बजाज सागर डैम से आपको राजस्थान स्टेट याद हो गया। तो माही 3 स्टेट। ओके, तो ये बात रही माही की। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर, वो क्या है, मेरी साबरमती रिवर। अगर हम साबरमती की बात करें तो साबरमती को जानने के लिए हमें एक और वाटर डिवाइडिंग रेंज याद करनी पड़ेगी, और वो वाटर डिवाइडिंग रेंज कहाँ मिलेगी मुझे, राजस्थान में। और राजस्थान में एक ही वाटर डिवाइडिंग रेंज है अगर आपको पता हो, दैट इज अरावली। ओके, तो अरावली रेंज हमें याद करनी पड़ेगी अगर हमें साबरमती नदी के बारे में पढ़ना है या फिर लूनी नदी के बारे में पढ़ना है। देखो, अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली से 3 तरीके की नदियां निकलती हैं। हमें पता है अरावली कहाँ पर है, राजस्थान में है। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए अरावली के बारे में आप माउंटेन्स एंड पीक्स की वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर भी आप जा सकते हैं। चलो अब बात करें अगर हम अरावली की, तो अरावली से 3 तरीके की नदियाँ निकलती हैं। पहली वो नदी जो अरावली से निकलेगी और खंबात की खाड़ी में चली जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे आप साबरमती कह सकते हैं। दूसरी वो नदी जो निकलेगी तो अरावली से, लेकिन किसी सागर समुद्र में नहीं मिलेगी, बीच में ही कहीं गायब हो जाएगी, नाम लूनी दे सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। ओके, तीसरी तरह की नदियां जो अरावली से निकलती हैं, वो नदी जो अरावली से पूर्व की तरफ निकलेंगी, यानी कि ये मेरी अरावली है और अरावली के पूर्व में निकलेंगी और किसी दूसरी नदी की वो सहायक होंगी।
फॉर एग्जाम्पल बनास जो चंबल की सहायक है और चंबल जो यमुना की सहायक है। तो जो बनास है वो कहाँ से निकलती है, अरावली से ही निकलती है। तो समझ में आ गया अरावली से कितनी तरीके की नदियां निकलेंगी, 3 तरीके की। पहला वो जो खंबात की खाड़ी में जाएंगी यानी कि अरब सागर से मिल जाएंगी, दूसरी वो जो किसी सागर समुद्र से नहीं मिलेंगी, सीधे गायब हो जाएंगी थोड़ा सा ट्रैवल करके, और तीसरी वो नदी जो किसी दूसरी नदी की सहायक होंगी। ओके, तो ये तो बात रही अरावली की। अब बात करते हैं साबरमती। तो साबरमती की अगर हम बात करें, ये अरावली से निकलेंगी। अरावली से निकली तो पहला स्टेट तो याद हो गया अरावली से क्या, राजस्थान, क्योंकि अरावली कहाँ है, राजस्थान में। दूसरा स्टेट, क्योंकि अब साबरमती को कहाँ जाना है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जाना है, तो ऑब्वियसली गल्फ ऑफ खंबात तक पहुंचने के लिए जो एक ही स्टेट है वो कौन सा है, गुजरात। तो ये 2 स्टेट में बहती हैं, गुजरात और राजस्थान। आसानी से याद हो गया, ओरिजिन से और एंड से दोनों ही स्टेट समझ में आ गए। चलिए अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अरावली रेंज से निकलती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। उदयपुर फेमस है झीलों के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम ड्रेन्स की बात करें कि ये कहाँ जाकर गिरती है, तो इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये गिरती है। साथ साथ ये साबरमती आश्रम के लिए फेमस है, साबरमती आश्रम, क्योंकि आश्रम साबरमती नदी के किनारे ही है, तो इसीलिए नाम क्या रखा गया है आश्रम का, साबरमती आश्रम। और इससे आप इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं महात्मा गांधी से। और ये कहाँ पर है, सिचुएटेड ऑन दिस रिवर बैंक और इन द अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। और साथ साथ ये नदी किस राज्य से होकर जाती है, राजस्थान और गुजरात। जो हमने कैसे याद किया कि अरावली से निकलती है तो राजस्थान हो गया, और खंबात की खाड़ी में जा रही है तो गुजरात हो गया। ओके, समझ में आ गया। साबरमती के बारे में भी समझ में आ गया, माही के बारे में भी समझ में आ गया, नर्मदा और ताप्ती के बारे में भी समझ आ गया। ठीक है जी, चलो अब बचती है हमारी अगली नदी, दैट इज लूनी। अभी तक हमने जितनी भी पश्चिम से की तरफ बहने वाली नदी देखी, वो सारी की सारी आकर कहाँ जा रही थी, खंबात की खाड़ी में। देख सकते हैं नर्मदा भी गई, तापी भी गई, या ताप्ती जिसे आप कहते हैं, माही और साबरमती, सारी की सारी कहाँ चली गई, खंबात की खाड़ी में। लेकिन एक और नदी जो बहती तो पश्चिम की तरफ ही है, पर वो ना तो खंबात की खाड़ी में जाती है और ना ही कच्छ की खाड़ी में जाती है, बीच में ही कहीं गायब हो जाती है। देखो ये क्या है, गुजरात है, ठीक है। गुजरात में ये क्या है, खंबात की खाड़ी है, और इधर क्या है, कच्छ की खाड़ी है। ओके, कच्छ की खाड़ी के पास ही अगर हम गुजरात के इस क्षेत्र की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो इसे हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ एक दलदली इलाका है, मार्शी लैंड है, वहीं पर आकर ये लूनी नदी गायब हो जाती है। निकलती तो है अरावली से ही निकलेगी, लेकिन जब वो रन ऑफ कच्छ में आएगी तो ये यहीं पे गायब हो जाती है, और इसके आगे ये किसी भी समुद्र में या किसी भी सागर या किसी भी खाड़ी में जाकर नहीं गिरती। तो चलो ये तो बात हो गई लूनी की। तो अब इसे देख लेते हैं एक बार, लूनी को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम लूनी की बात करें तो लूनी पुष्कर वैली से निकलती है, अरावली रेंज, अजमेर, राजस्थान में। ओके, वहीं ये मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है। दलदली, मार्शी लैंड मतलब दलदली क्षेत्र है, वहां पर जाकर ये गायब हो जाती है। रन ऑफ कच्छ के दलदली क्षेत्र में गायब हो जाती है। अगर हम इंडियन थार डेजर्ट, राजस्थान में थार डेजर्ट है, पता ही है सबको, तो इंडियन थार डेजर्ट की सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं लूनी क्या है, सबसे बड़ी नदी है इंडियन थार डेजर्ट की। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो एक हिस्टोरिक रिवर थी, दैट इज घग्गर हाकरा। कई बार नाम सुना होगा आपने, घग्गर हाकरा, ये एक हिस्टोरिक रिवर है। और इस रिवर का, घग्गर हाकरा नदी का जो दक्षिणतम पार्ट है, यानी कि जो सदर्न पार्ट है इस रिवर का, जैसे सपोज नदी यहाँ से चली तो जो साउथ वाला उसका पोर्शन है, उसको अज्यूम किया जाता है कि ये वही लूनी नदी है, ठीक है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जस्ट एक फैक्ट है, रिमाइंड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अपर कोर्ट्स में इसको सागरमती के नाम से, ध्यान रखो सागरमती, साबरमती नहीं, सागरमती। लूनी को अपर कोर्ट्स में, मतलब जब लूनी निकलती है तब भी वहां पर उसको क्या कहते हैं, आप एक बार देख भी सकते हैं, यानी कि इस अपर कोर्ट्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागरमती के नाम से जाना जाता है। साथ साथ लूनी के बहुत सारे नाम हैं। लूनी जैसे हमने बता दिया, सागरमती अपर कोर्ट्स में इसका नाम हो गया। साथ साथ इसे अगर हम संस्कृत में बोले तो इसे लवनावती या लवनावरी भी कह सकते हैं। लवनावती या लवनावरी का मतलब ये होता है कि ये एक सॉल्ट रिवर है, मतलब सॉल्टी है, खारे पानी की नदी है, ठीक है, नमकीन है, इसका जो पानी है वो क्या है, नमकीन है।
चलिए, ये तो बात हो गई इसके नाम की। साथ साथ ये जो नदी है वो सैलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। जैसे हमने माही के बारे में पढ़ा कि वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें लूनी की, तो ये नदी अपर रीचेस है, मतलब जब ये निकल रही है वहां पर इसका पानी नमकीन नहीं है, सॉल्टी नहीं है। देखो अजीब है, एक ही नदी एक जगह पानी नमकीन नहीं है और एक जगह उसका पानी नमकीन होगा। तो फैक्ट हुआ ना दिलचस्प। चलो, अगर हम इसके बात करें लूनी की, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लूनी निकल रही है पुष्कर वैली और अजमेर से, जब वहां पर आ रही है, तब ये एकदम फ्रेश वाटर रिवर है, मतलब पी सकते हैं इसके पानी को, एकदम फ्रेश वाटर है। लेकिन जब ये ट्रैवल करती हुई बलोट्रा, ध्यान रखना बलोट्रा की बात हो रही है, बालटोरा की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? बलोट्रा की बात हो रही है। बलोट्रा इन द बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जब ये इसको क्रॉस करती है तो वहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक है, जो वहाँ की सैंड है वो काफ़ी सॉल्टी है, जिसकी वजह से इसका पानी नमकीन हो जाता है और इसीलिए लास्ट में इसका नाम क्या पड़ गया है? लूनी। और अपर स्ट्रेचेस में हम इसको क्या बोलते हैं? सागरमती के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों सागरमती भी नाम है इसका और लूनी भी नाम है? क्योंकि सागरमती इसलिए अपर स्ट्रेच में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर इसका जो पानी है वो एकदम फ्रेश है। जब ये ओरिजिनेट हो रही है, जब ये निकल रही है अपने ओरिजिन से, तो वहाँ पे इसका पानी एकदम फ्रेश है। लेकिन जब ये बलोट्रा या बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की उसे क्रॉस करती है, हाई सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से सॉइल में इसका पानी खारा या नमकीन हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात, जिसमें हमने नर्मदा देखी, तापी देखी, माही, साबरमती और लूनी की बात करी। नेक्स्ट आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों की, वो नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तब तक रिवाइज करते रहिए और अच्छे से, ताकि ये और अच्छे से आपके दिमाग में रिटेन होता रहे, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं भारत में जैसा कि हम जानते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर।